हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम लोग मेट्रोलॉजी का 7वां लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने मेट्रोलॉजी का 6 लेक्चर पढ़ा हुआ है। आज का ये लेक्चर हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम एयर टेम्परेचर के बारे में आपसे बात करेंगे। एयर टेम्परेचर पढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो उसको आप अपने जो एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर करिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं एयर टेम्परेचर। यहाँ से कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। एक तो हम इसमें टेम्परेचर की बात करेंगे, दूसरा जो बात करेंगे हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की बात करेंगे। आज के जो पहला हमारा ये पार्ट है, 7वां लेक्चर है, इसमें हम केवल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, सॉइल टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, और सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, दिन में भी जो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें लिखेंगे डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस of a substance is called temperature। मतलब किसी भी जो पदार्थ है उस कितना डिग्री वो हॉट है या कोल्ड है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका टेम्परेचर कहते हैं। इसका हम लोग निर्धारण करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। मॉलिक्यूलर मूवमेंट मीन्स कोई सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट एक्टिविटी है उससे हम पता कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। मीन्स अगर मूवमेंट एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर मूवमेंट एक्टिविटी कम है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हीट का ट्रांसफर मुख्य रूप से 3 तरह से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 तरह से हीट जो है ट्रांसफर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो कंडक्शन की अगर हम लोग बात करें, जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। यह जो है सॉलिड में पाया जाता है। मींस कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर की कंडक्शन प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर की जो कंडक्शन प्रोसेस है वो कहाँ होता है, ओनली अकर्स इन सॉलिड पोर्शन, सॉलिड सबस्टेंस, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं में ही पाया जाता है। दूसरा है कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ट्रांसफर ऑफ हीट विदिन द लिक्विड एंड गैसेस। ट्रांसफर ऑफ हीट विदिन लिक्विड एंड गैसेस। तो गैस और जो लिक्विड है, मतलब गैसेस में और लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर होता है
वो फ्लड मॉडल की तरह होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मॉलिक्यूल आता है सरफेस पे, वहाँ पे आके वो हीट होता है, हीट होने के बाद वो मूवमेंट कर जाता है, फिर वहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आता है। तो इस तरह से इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन में। कन्वेक्शन की अगर हम लोग रेडिएशन की अगर हम लोग बात करें, रेडिएशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन। अगर हम हीट ट्रांसफर के प्रोसेस की बात करें कि फास्टर किस में होता है और स्लोवेस्ट किस में होता है, तो देखते हैं कि सबसे फास्ट जो है हीट का ट्रांसफर होता है रेडिएशन में, उससे कम फास्ट होता है कंडक्शन में, सबसे कम फास्ट में होता है कन्वेक्शन में, उससे कम फास्ट में होता है कंडक्शन में। मीन्स हीट का ट्रांसफर कंडक्शन में सबसे स्लो होगा, उससे अधिक होगा हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन में, और सबसे अधिक होगा हीट का ट्रांसफर किसमें, रेडिएशन में। तो ये आप हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है इसको आप याद रखेंगे, किसमें फास्टर होगा और किसमें स्लोअर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है। अगली बात हम लोग करते हैं, ये जो कंडक्शन कन्वेक्शन है इसमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है हीट को ट्रांसफर होने के लिए, लेकिन रेडिएशन में किसी भी प्रकार की मीडिया का प्रयोग आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें हीट का ट्रांसफर के लिए। जैसे जो हमारे आप लोग जानते होंगे सन है, सन से जो हीट अर्थ तक आती है तो ये बाय रेडिएशन आता है, रेडिएशन हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई स्रोत नहीं होता, मीडिएटर का काम कोई नहीं करता है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट था। आप लोग हमें पूरा विश्वास है कि पता हो गया होगा। कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, देखिए एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए, सपोज करिए हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक लेयर है और ये हमारा स्पेस है, स्पेस है और ये सन है। तो होता क्या है कि जब सन से रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आती हैं तो सबसे पहले जो अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर है उसे मिलती हैं, उसके बाद वो यहाँ तक आने में इस जो सोलर रेडिएशन होता है वो किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता और ना ही क्वालिटी में इनके चेंज होता है। विदाउट चेंज सोलर रेडिएशन मूव्स फ्रॉम सन टू एटमॉस्फेरिक लेयर विदाउट चेंज देयर क्वालिटी एंड विदाउट लॉस ऑफ देयर एनर्जी। तो इस तरह से स्पेस में मूवमेंट करता है, लेकिन बट द क्वालिटी एंड एनर्जी इज चेंज्ड इन एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन आता है तो इसमें चेंज हो जाती है। अब बात है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जो वेदर घटनाएं होती हैं, मीन्स वेदर फिनोमिना, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वेदर फिनोमिना और अकर्स इन एटमॉस्फेयर्स, दैट इज क्लाउड, वाटर वेपर, they are absorb and also reflect solar radiation without change of their quality. So the loss of solar energy in the form of reflection, रिफ्लेक्शन के रूप में बहुत सारे सोलर जो हमारा सोलर रेडिएशन आता है वो पुनः जो है स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस जो है 43%, अर्थ सरफेस जो है 43% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। 43% मतलब जितना सोलर रेडिएशन आएगा उसका 43% के आसपास क्या है, एब्जॉर्ब करेगा हमारा सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस व्हेन क्लाउडीनेस। मीन्स जब क्लाउडीनेस कंडीशन होगा तो 43% के आसपास एब्जॉर्ब कर देगा, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। टोटल सोलर रेडिएशन का 10% जो है ये
क्या करता है, जैसे आया और लगभग 10% ये क्या करता है, अर्थ जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, मीन्स 100% सोलर रेडिएशन आया, जिसमें से 33% जो है वो क्या हो गया, रिसीव हो गया अर्थ सरफेस के द्वारा, और 10% क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। हमने बताया था ना, अर्थ का जो एल्बिडो वैल्यू होती है वो 10 to 13 होती है, 10 to 30 होती है, 10 से 30% होती है। तो 10% से 30% रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल 10% की। और अबाउट 35% सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक। इसके साथ साथ में ये तो मान लो अर्थ के बारे में होता है, 35% सोलर रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसमें से आपको मालूम है हमारा क्लाउड है, क्लाउड के द्वारा 25% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड होते हैं, इस पे जब सोलर रेडिएशन पड़ता है तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो 30 कितना परसेंट टोटल रिफ्लेक्शन कितना होता है, 35% सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें से हमने बताया 25% क्लाउड के द्वारा, 10% अर्थ सरफेस के द्वारा। ओके, तो ये 35% जो है अर्थ सरफेस को, अर्थ के द्वारा क्या कर देता है, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पे अभी आपको क्या सीखने के लिए मिला कि 43% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, जिसमें से 10% रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड पे जितनी मात्रा में, क्योंकि क्लाउड 100% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्लाउड पे जितनी मात्रा में सोलर रेडिएशन पड़ेगा वो क्या करेगा, उतनी ही मात्रा में वो रिफ्लेक्ट कर देगा, बैक कर देगा। उसके बाद 22% एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 22% एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा लगभग 35% हो गया। तो 100% का ये जो सोलर रेडिएशन होता है वो होता है। अब बात यह है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमको यहाँ पे बजट पता चल गया कि कितनी मात्रा में सोलर रेडिएशन आता है और कितनी मात्रा में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात क्या है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए बात यह है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है इसको हम एक बार हटाते हैं, उसके बाद अब हीटिंग की बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर हीट होने के लिए क्या है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। होता क्या है कि 10% 10% जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स 10% सोलर रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर। ओके, 10% इक्वेशन पूछा था कि कितना परसेंट सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर को डायरेक्ट हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 10%। मीन्स 10% कैसे होता है, जो सॉइल में और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं वो डायरेक्टली सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर को हीट करते हैं। ओके, उसके बाद आप जानते होंगे जो एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन होता है, आपको मालूम है 12 नून के आसपास जो है, 12 नून के आसपास सोलर रेडिएशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन की वैल्यू कब होती है, तो इसको आप याद रखेंगे, सोलर रेडिएशन इज मोर एट 12 PM। ठीक है, सोलर रेडिएशन इज मोर एट 12 PM। 12 बजे सोलर रेडिएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब 12 बजे मैक्सिमम होगा तो उस समय जो है जो हमारा अर्थ होगा उसकी हीटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हीटिंग होने के बाद ये जो है थर्मल रेडिएशन को, अर्थ से थर्मल रेडिएशन पुनः निकलता है, इसको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। ये जो थर्मल रेडिएशन है ये अर्थ से इमिट होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी जिस वेव से आती है उस वेव से नहीं होता। मतलब जो वेव सूर्य से आता है उसी वेव में ये नहीं निकलती है, ये इनके क्वालिटी में चेंज हो जाता है। अगर लॉन्ग वेव में आएगा तो शॉर्ट वेव में, शॉर्ट वेव में आएगा तो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो थर्मल रेडिएशन होता है सदैव शॉर्ट वेव में ही, सदैव जो चाहे सोलर रेडिएशन लॉन्ग वेव में आए या शॉर्ट वेव में आए, लेकिन थर्मल रेडिएशन जब इमिट होगा वो सदैव शॉर्ट वेव में ही होता है। अब बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडेंस होने के कारण सोलर रेडिएशन तो आ गया। उसके बाद जब अर्थ है, अर्थ से क्या होता है कि सोलर रेडिएशन इमिट होता है, तो उस समय क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर जितना कंडेंस होगा उतना ही गर्मी महसूस होगी, उतना ही एटमॉस्फेयर हीट होगा। क्यों? क्योंकि जो इमिटेड थर्मल रेडिएशन है
एटमॉस्फेयर में कंडेंसन होने के कारण वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाते हैं। जो एयर है, क्योंकि देखो जो एयर होती है वो अर्थ सरफेस पे रहती है। अर्थ सरफेस जब हीट हो जाता है तो एयर जो है वो मूव करती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ मूव करती रहती है। तो मूव करती है, उसी के साथ साथ टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ मूव करता है, तब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ऊपर जाकर जब देखता है कि ऊपर निकलने के लिए कुछ नहीं है, पॉल्यूशन, देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पर हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करिए जैसे कानपुर है, कानपुर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्मी के महीने में यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, हीटिंग भी ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि जो हमारा थर्मल रेडिएशन होता है वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ऊपर स्पेस में नहीं जा पाता है, इसलिए हीटिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, और ठंडी के समय में ठंडक ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होने के कारण जो हमारा रेडिएशन है वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर में नहीं प्रवेश कर पाता है, तो हीटिंग जो हमारा हीट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री नहीं कर पाता। दिस इज द मेजर रोल्स फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन हम लोग बात करते हैं कि ये जो थर्मल रेडिएशन है इमिट होता है और लगभग 2 PM के आसपास। 2 PM बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि दिन के समय सबसे अधिक टेम्परेचर कब होता है ना? तो दिन के समय सबसे अधिक टेम्परेचर होता है 2 बजे। क्यों 2 बजे क्यों होता है? क्योंकि 12 बजे के आसपास सबसे अधिक सोलर रेडिएशन होता है, वो जो हमारा सॉइल है वो हीट होगी, उसके बाद फिर वो इमिट करेगी, धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक हीट होगा। 2 बजे के आसपास पूरी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 2 PM एब्जॉर्ब किया जाता है मैक्सिमम थर्मोमीटर के द्वारा। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर पूछा जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर हम कब लेंगे? 2 PM पे लेंगे। मिनिमम टेम्परेचर बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट भी ले सकते हैं, ठीक है, या बिफोर सनराइज ही मिनिमम टेम्परेचर एब्जॉर्व किया जाता है। सनराइज होने का अलग अलग समय पे, अलग अलग सीजन पे, अलग अलग लेटीट्यूड पे अलग अलग प्रकार का समय दिया रहता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। सनराइज होने के पहले का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 2 PM पे होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये जो थर्मल रेडिएशन है या एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है इस पे आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है, कभी कभी कुछ डिफिनीशंस हैं पूछ लिए जाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2-3 पॉइंट पे यहाँ पे है। सबसे पहले एक डिफिनीशन है डायओरिनल टेम्परेचर। डायओरिनल टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डायओरिनल टेम्परेचर? डिफरेंस बिटवीन या वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर is called diurnal temperature। मीन्स इसका क्या हुआ कि जो हमारा दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायurnal टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और नाइट का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है। ओके, व्हाट इज द डायurnal टेम्परेचर? तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो डायurnal टेम्परेचर क्या हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायurnal टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स डायurnal टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ज़्यादा नहीं होती। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है कि डायurnal टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो डायurnal टेम्परेचर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप याद रखेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि जो दिन है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो और रात जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। डायurnal टेम्परेचर में इतना वेरिएशन नहीं होगा। मैक्सिमम वेरिएशन हमने बताया आपको 15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो डायurnal टेम्परेचर हमें पूरा यकीन है ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीजनल वेरिएशन की। सीजनल वेरिएशन में वही है। अच्छा, एक चीज़ और है, डायurnal टेम्परेचर कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया में
डायरेक्ट टेम्परेचर कम होता है, और उसके बाद जो इनलैंड है, इनलैंड में डायोनल टेम्परेचर का मान अधिक होता है, कोस्टल एरिया में डायोनल टेम्परेचर का मान कम होता है। ओके, इसको आप याद रखेंगे। अगले बात हम लोग करते हैं सीजनल वेरिएशन की। सीजनल वेरिएशन सीजनल वेरिएशन में जो टेम्परेचर के सीजन में वेरिएशन होता है, जैसे गर्मी बरसात के सीजन में टेम्परेचर और कोल्ड सीजन का टेम्परेचर, गर्मी का टेम्परेचर, जाड़े का टेम्परेचर में जो अंतर होता है उसको हम लोग सीजनल वेरिएशन कहते हैं। तो इसको आप डिफिनेशन लिखेंगे, टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन सीजन टू सीजन, टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन सीजन टू सीजन is called seasonal variation। तो इसको भी आप याद रखेंगे। सीजनल वेरिएशन होता क्या है कि जो सीजनल वेरिएशन है वो जो सीजन टू सीजन तापमान में वेरिएशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशन कहते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर भी लिखेंगे। सीजनल वेरिएशन हायर इक्वेटर पे मिनिमम होता है। इक्वेटर, दिस इज द ग्लोब एंड दिस इज द इक्वेटर। द सीजनल वैल्यू ऑफ सीजनल वेरिएशन इज लेस एंड द वैल्यू ऑफ सीजनल वेरिएशन इज इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग लेटीट्यूड। ये हमारा क्या है, ये लेटीट्यूड है, और ये लेटीट्यूड जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, सीजनल वेरिएशन टेम्परेचर में जो सीजनल वेरिएशन होता है उसका भी मान बढ़ता जाता है। कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। एशिया बिकम वेरी वार्म इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर सीजन। जो एशिया महाद्वीप है वो समर सीजन में सबसे ज़्यादा गर्म होता है और विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, तो ये हमारा था सीजनल वेरिएशन। एक और डिफिनेशन पूछा आता है लैप्स रेट। ओके, लैप्स रेट वैसे हमने आपको बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज द लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ increasing altitude is called lapse rate। लैप्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैप्स रेट होता क्या है, सपोज करिए हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सपोज करिए यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, लैप्स रेट की किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, और उसमें हम लोग सॉइल टेम्परेचर और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पुनः मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज ओके, धन्यवाद।